जैसे दोस्तों आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार आते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं पहले बता दूं आज की वीडियो में दोस्तों आपको आंसर के साथ बताऊंगा, मतलब 20 की 20 क्वेश्चन का मैं आंसर भी बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है। ठीक मेरे भाई, आज की इस वीडियो में आपको आंसर के साथ बताऊंगा। मैं बार बार बोलता हूँ आंसर भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, करना क्या, वीडियो क्लिक कर दिया है तो आराम से वीडियो को पूरा अंत देखना और रफ कॉपी पेन निकाल करके अच्छे से नोट कर लेना। जी हाँ दोस्तों, आंसर भी बताऊंगा, बिल्कुल निश्चित रहिए भाई। पहले नंबर का लिखा है फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, शॉर्ट की दोष किसे कहते हैं। ये कौन से चैप्टर का है? ये पहले लेसन का, पहले चैप्टर का है केमिस्ट्री का। मेरे भाई आंसर का साथ बताऊंगा, बिल्कुल निश्चित रहिए। आराम आराम लिख लिए, नीली काली पेन निकाल लीजिए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ठीक है भाई। दूसरा नंबर क्या है, फ्रैंकल दोष बता देंगे, शॉर्ट की दोष भी बताएंगे आपको। तीसरा नंबर क्या है, मूल अंश किसे कहते हैं, ये भी बताऊंगा, मूल अंश भी बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना, आराम से देखिए मेरे भाई। ठीक, चौथा नंबर क्या है, पेप्टिक किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको आंसर के साथ बताऊंगा। ठीक है भाई। पांच नंबर का लिखा है हेनरी नियम किसे कहते हैं। हेनरी नियम कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता भी नहीं होगा। हेनरी नियम भी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दूं यूपी बोर्ड का है मेरे भाई। ठीक मेरे भाई। छठा नंबर क्या है, राउल्ट के नियम किसे कहते हैं। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इनके दो, है ना, मतलब राउल्ट के नियम किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियम के अंतर जितने भी पीछे नियम लग जाए उनको तो जरूर तैयार कर लो। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं सातवां नंबर क्या है, मानक इलेक्ट्रोड डिपो किसे कहते हैं, इसका भी आंसर बताऊंगा। आठवां नंबर क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, है ना, दो उदाहरण भी लिखिए। तो शून्य कोट की अपक्रिया आपको आंसर के साथ बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों। नौ नंबर क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं। मेरे भाई शून्य कोट की अपक्रिया और प्रथम कोट की अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और नहीं इंपॉर्टेंट है तब भी याद कर लो क्योंकि बार बार पूछा था। देखिए आप पढ़ने वाले छात्र, आप कोई जरूरी नहीं यहाँ 2016 17 18 लिखी तो आपको विश्वास पड़े। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हो, अगर आप रेगुलर वाले छात्र हो ना, तो आपको देख करके ही पता चल गया होगा कि ये वीडियो कितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, करना क्या है, आराम से नोट कर लेना है, आसान आसान आंसर के साथ बताएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक। 10वां नंबर क्या है, द्रव स्नेह किसे कहते हैं। द्रव क्वेश्चन आपका इस तरह के पूछाएगा कि द्रव स्नेह तथा द्रव विद्युत किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए तथा इनके दो दो उदाहरण लिखिए। ये भी बताऊंगा, वो भी आंसर के साथ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक, यही तो खूबी है मेरे चैनल पर तिवारी क्लासेस एचएम में। आपका यही खूबी है कि जो भी पढ़ाता है बंदा आंसर के साथ पढ़ाता हूँ मैं, खुद नहीं, तुमको भी लगता होगा। मैं आंसर भी बताने की कोशिश करता हूँ जहां से जहां तक। मैं ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, क्योंकि 2-2 घंटा, बस 20 मिनट 25 मिनट, क्योंकि तुम मोबाइल पे ही खराब कर दोगे समय, तो पढ़ोगे क्या, मेरा मेन मकसद यही रहता है। ठीक है भाई। तो आज के वीडियो में आपको आंसर के साथ बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कर भी लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेहनत पड़ती है, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है भाई। 11 नंबर का है, कोलराउस के नियम किसे कहते हैं। देखिए केमिस्ट्री के अंदर 3 नियम है, हेनरी के नियम, राउल्ट के नियम, कोलराउस के नियम, और इसमें देख लीजिए तीनों नियम लिखा हुआ है, आंसर के साथ भी बताएंगे, बिल्कुल निश्चित। अगर आपने पढ़ लिया रखा है ना, तब भी तो पढ़ लो ना, क्या जाता है मेरे भाई। ठीक है भाई। 12 नंबर का स्कंदन किसे कहते हैं। स्कंदन की पर टिप्पणी लिखिए, क्वेश्चन आता है टिप्पणी वाला। ठीक, स्कंदन किसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव का भी आंसर बताऊंगा यार। 14 नंबर क्या है, ब्राउनी गति किसे कहते हैं, ये देखिए आंसर भी बताएंगे। ठीक, ब्राउनी गति किसे कहते हैं, ब्राउनी गति का नियम वाला भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बताइए, निश्चिंत रहिए। ठीक। 15 नंबर क्या है, हाइड्रोजन पर संचित टिप्पणी लिखिए, काफी बार बार पूछा क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के अंदर। ठीक, तो इसको भी बताएंगे। 16 नंबर क्या है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। 17 नंबर क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन तो इसी था वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड परफेक्ट क्वेश्चन, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, खासकर तो ये बायो वालों बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इसका भी आंसर के साथ बताऊंगा, वो भी आसान से आसान, ये नहीं कि काफी लंबा वाला काम नहीं मेरे पास, आसान बताऊंगा कि आपको याद रहे। ये नहीं ज्यादा लंबा बता दूं याद करो वहां पर जाके भूल जाओ, ऐसे क्या पढ़ाई से मतलब भाई। आसान बताऊंगा और अच्छा बताऊंगा, देखो तो यूज तो करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। नहीं समझ में आ रहा तो बात छोड़ दो, मैं बार बार बोलता हूँ पहले देखो तो यार, है ना। ठीक, 19 नंबर क्या है, वास्तविक विलयन तथा कोलाइडिक विलयन किसे कहते हैं, इनके उदाहरण लिखिए। वास्तविक विलयन, कोलाइडिक विलयन, कान खोल कर सुन लो, आज की इस वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना है, वो भी आंसर के साथ वीडियो मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों। ठीक, 20 नंबर क्या है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, वो भी आंसर के साथ बताऊंगा। मैं कितने बार बोल दूंगा, आंसर भी बताऊंगा, मिलता है आंसर के साथ वीडियो। ठीक है भाई। तो अगर आप चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे शाम 6 बजे, ठीक, तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कुछ न कुछ कमेंट कर देना है। खास जब कमेंट करते हो दिल से आप बता दो, बहुत दुआ निकलती, तो कमेंट करके लाइक कर देना है। चलिए मैं ज्यादा देर नहीं करता हूँ, वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पहले नंबर। अब हम बात करते हैं पहले नंबर क्या लिखे हैं। पहले नंबर क्या है, फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका इधर के
कहते पूछेगा कि फ्रैंकल दोष तथा शॉर्ट की दोष को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, तो क्वेश्चन आपको हेडिंग डालना है फ्रैंकल दोष, एक हेडिंग डालना है शॉर्ट की दोष। फ्रैंकल दोष में आपको क्या लिखना है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उनका एक धनायन मूल रिक्त कर अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। और रही बात उदाहरण के तो AgCl, AgBr। देखिए क्वेश्चन आपका दो तरीके पूछेगा कि फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रैंकल दोष तथा शॉर्ट की दोष किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। समझे नहीं, क्वेश्चन दोनों तो मिला करके पूछा गया, ये तो अलग अलग पूछा है, इसीलिए मैं अलग अलग वाला बता रहा हूँ। ठीक, तो बात एक ही हुई, चाहे जैसे अगर याद रहेगा तभी तो लिख पाओगे। ठीक है, तो याद जरूर करना, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर क्या है, शॉर्ट की दोष। ये पहले लेसन का क्वेश्चन है, पहले लेसन का है, पहले चैप्टर का है केमिस्ट्री के। शॉर्ट की दोष किसे कहते हैं समझाइए। आंसर क्या होगा कि जब किसी जालक में एक धनायन या एक ऋणायन समान अनुपात में रिक्त रहता है। नहीं समझे पाए, जब किसी जालक में एक धनायन या एक ऋणायन समान अनुपात में रिक्त रहता है तो इस प्रकार के दोष को शॉर्ट की दोष कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही करना है, उदाहरण कम से कम दो लिखना है। ठीक, उदाहरण की बात की जाए तो NaCl, KCl आदि, बस इतना ही करना है। फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की दोष दोनों मैंने बता दिया है सबसे आसान तरीके के साथ, अच्छे से याद कर लेना है। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि आप भूल ना जाओ बस। तो करना क्या है, स्क्रीन आप इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर के। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है कि मूल अंश किसे कहते हैं। देखिए मोलरता, मूल अंश, तीनों में से कोई ना कोई एक तो जरूर पूछा जाएगा। मोलरता में दोस्तों आंसर क्वेश्चन सवाल आते उस पर आते हैं, मूल अंश डायरेक्ट आता है, तो ये आपको जरूर तैयार कर लेना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलाय की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश कहते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, मैंने क्या बोला कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलाय की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश कहते हैं। XA + XB = 1, बस इतना ही करना है। ये 3 नंबर का पक्का हो जाएगा आपके हाथ में। तो क्वेश्चन आते हैं मूल अंश या मोलरता, इन्हीं में से आता है। ठीक, तो ये मेरे भाई करना क्या है, तैयार कर लेना है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर। तो अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पेप्टिक कण किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका इस तरह के पूछेगा कि पेप्टिक कण किसे कहते हैं, उदाहरण समझिए। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइडी बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्टिक कण कहते हैं तथा पेप्टिक कण की जो विधि होती है वो स्कंदन के बिल्कुल विपरीत होती है। अब रही बात स्कंदन कैसे कहते हैं, अभी वो भी बताऊंगा, देखो तो यार। ठीक, अब रही बात एग्जाम्पल मतलब उदाहरण किसे कहते हैं, उदाहरण से क्या है तो कम से कम एक उदाहरण लिख दो। ठीक, FeOH का होल थ्राइस हिंदी में बोलते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड। जी हाँ दोस्तों, पेप्टिक कण भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 3 नंबर का आता है। बात नंबर की नहीं है, बात इज्जत की होती है। इससे क्या आप वहां क्वेश्चन आ गया छोड़ दोगे तो कभी तो खालिश होगा। इसीलिए ध्यान देना है, नंबर पर आपको दिमाग नहीं चलाना है भाई। एक नंबर के विकल्प भी बहुत होता है। ठीक, नंबर बहुत होता है, ठीक, पास फेल होने के लिए। ठीक है भाई, तो मेरा कहना क्या है कि सबको पकड़ के चलो। ठीक, 5वां नंबर क्या है, हेनरी के नियम कैसे कहते हैं। हेनरी भाई नियम लग गया जिसके पीछे तो वो ब्रह्मांड है, आने की चांस 90% पाई जाती है। तो हेनरी के नियम का आंसर क्या है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, नहीं समझे पाए, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, गैस के दाब के समानुपाती होता है, इसे हम हेनरी के नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्या लिखा है, M = P। अब यहाँ पर समानुपाती जब चिन्ह हटेगा तो बराबर लगेगा। अब जैसे चिन्ह हटा तो यहाँ पर एक K नेतांक आ जाएगा, M बराबर क्या हो जाएगा, KP, है ना। तो मेरे भाई आपको ये चीज ध्यान देना है। अब रही बात कि M क्या है, तो M आपकी घुली हुई गैस की मात्रा है, घुली हुई गैस की मात्रा है। K आपका क्या है, तो K आपका समानुपाती स्थिरांक है। P आपका क्या है, तो P आपका है साम पर गैस का दाब। बस इतना ही करना है, काफी इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है भाई, तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। जैसा दोस्तों आप इसका चार्ट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 6वां नंबर। तो अब हम बात करते हैं 6वां नंबर क्या है। 6वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि राउल्ट के नियम कैसे कहते हैं। राउल्ट के नियम भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए नियम लिखा है वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर बताऊंगा बहुत सटीक है यार। क्या लिखना है आपको, इतना ही लिखना है बस। क्या लिखना है, किसी निश्चित ताप पर द्रव प्लेन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है, उससे हम राउल्ट के नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के अंदर सबसे बादशाह क्वेश्चन है कि राउल्ट के नियम किसे कहते हैं, उनके वो नियम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, करना क्या है, किसी निश्चित ताप पर द्रव प्लेन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है, उससे हम राउल्ट के नियम कहते हैं। बस इतना करना है, बाकी कुछ कहीं कुछ नहीं। ठीक, इसका सूत्र लिख देना है कि P = P0A XA + P0B XB। अब इसके बाद ये चीज लिखना बहुत जरूरी, कम से कम सीमाएं अगर आप नहीं लिखते हो तो गारंटी के साथ कहता हूँ नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए सीमाएं कम से कम आसान याद करो, वही याद करो जो इंपॉर्टेंट है, जो आसान है। ठीक, तो
तो 2 सीमाएं याद करना है। लिखना क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं। नंबर 1 लिखना है यह नियम केवल अति तनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या लिखना है कि एनटीपी पर दोनों घटक अभावशील होना चाहिए। अब रही बात कि सर एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी बोलते हैं सामान्य ताप दाब। नहीं समझ पाए, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर सामान्य ताप दाब। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, यही 2 सीमाएं लिखना है। इतना ही करते हो तो आपको 3 नंबर यहाँ से पक्का। जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आवर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 7वां नंबर। बात करते हैं 7वां नंबर के में। 7वां नंबर लिखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछा गया मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखिए तथा इसके सूत्र लिखिए। ठीक, इसका आंसर क्या जाएगा कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही करना है। फिर लिखना है इसे हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित मतलब लिखते हैं। ठीक, बात की जाए सूत्र का, तो सूत्र होता है ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे n log 1/m प्लस। ये रहा आपका सूत्र, ये रहा आपका डिफिनेशन मतलब परिभाषा। ऐसा ही करना है, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना है। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है, लाइक कर दिया करो। और कमेंट जरूर कर देना है कि कल किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस विषय पर वीडियो चाहिए। ठीक, कमेंट कर देना। चलिए मैं बात कर रहा हूँ 8वां नंबर। अब हम बात करते हैं 8वां नंबर के बारे में। 8वां नंबर लिखा है शून्य कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं। शून्य कोट की अपक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपक्रिया जिसकी प्रगति होता है आगे, वह अपक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक की किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। मैंने क्या बोला, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है और का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। बस इतना करना है। इसके बाद क्या लिखना है, उदाहरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2Cl2 का संयोग। ठीक, H2 + Cl2 से आपका क्या बन जाएगा, 2HCl, मतलब किसके उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये रहा आपका अभिक्रिया दे देना है, एक अभिक्रिया। ठीक, मतलब एक समीकरण लिख देना है। फिर क्या लिखना है, शून्य कोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक, मतलब शून्य कोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक भी तो लिखना ना। क्वेश्चन आपके इस तरह पूछा गया है, शून्य कोट की अभिक्रिया लिखिए तथा इसका उदाहरण लिखिए तथा इसका व्यंजक लिखिए। तो मैंने अभिक्रिया आपको लिखा दिया है ना, व्यंजक मतलब उदाहरण लिख दिया, आप व्यंजक लिखना है। तो व्यंजक में क्या जाएगा, शून्य कोट की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का व्यंजक x बराबर kT है। x क्या है, तो x आपका अभिकारक है, a क्या है, a की वह मात्रा है। ठीक, जो t समय में k का अभिक्रिया का वेग है, k क्या है, अभिक्रिया का वेग है, t क्या है, समय। बस इतना करना, कुछ नहीं इसमें करना। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 9वां नंबर। हम बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि प्रथम कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं। मतलब क्वेश्चन आपको इस तरह के पूछा गया कि प्रथम कोट की अपक्रिया लिखी तथा इनके प्रमुख लक्षण की कम से कम 3 या 4 लक्षण पूछा गया। तो आज की वीडियो में आपको आसान बताऊंगा भाई, क्या लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है उसे हम प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा कहना क्या है, वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है उसे हम प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, उदाहरण में लिखना है C12H22O11 प्लस H2O से आपका क्या हो जाएगा, H प्लस तनु HCl2H2SO4 की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन गया। मतलब C6H12 ग्लूकोज का होता है, फ्रक्टोज का भी ये होता है। ठीक, तो मतलब ये आपका टूट करके इतना बन गया। ठीक, इतना आपको अच्छे से दिमाग में सेट करना है। फिर लिखना क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया का समीकरण क्या होता है, समीकरण तो वही सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखना है k बराबर 2.303 बटे t log 10a बटे a-x। ये रहा आपका सूत्र, मतलब यही रहा आपका समीकरण। इतना करने के बाद आपको नंबर अभी नहीं मिलेगा, मतलब आधा नंबर मिलेगा। 5 नंबर का आता है। सबसे जरूरी है कि लक्षण लिखना, कम से कम 3 या 4 लक्षण, कम से कम बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा तैयार करोगे उतनी इच्छा। तो कम से कम नंबर 1 क्या मिलेगा कि प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। मैंने क्या बोला, प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा नंबर क्या है, अभिक्रिया के पूर्ण होने पर अनंत समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, इतना करना है। तीसरा नंबर क्या है, अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर या n गुना बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग n गुना बढ़ जाता है या बढ़ जाता है। ठीक, ऐसा ही करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 नंबर का आता है। क्वेश्चन आपका इस तरह पूछाएगा कि प्रथम कोट की अभिक्रिया लिखी तथा इनके प्रमुख लक्षण लिखी। ये काफी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा चुका है। ये 5 नंबर का आता है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। अगर स्क्रीनशॉट
तो आपसे स्टार्ट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन आपको इस तरह के पूछा जाएगा कि द्रव स्नेह कुलाइट तथा द्रव प्रतिरोधी कुलाइट किससे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए। ये रहा आपका क्वेश्चन। आंसर क्या लिखना है, एक तरफ हेडिंग डालना है द्रव स्नेह, फिर इसके नीचे डालना है द्रव विरोधी कुलाइट। इसके अंदर क्या लिखना है, द्रव स्नेह कुलाइट के अंदर लिखना है वे कुलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कुलाइडी कणों में विभाजित होकर कुलाइडी विलयन बनाते हैं। मैंने क्या बोला कि द्रव वे कुलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर या संपर्क में आकर तुरंत कुलाइडी कणों में विभाजित होकर कुलाइडी विलयन बनाते हैं, उन्हें द्रव स्नेह कुलाइट कहते हैं। द्रव स्नेह कुलाइट आपको इतना ही लिखना है, उदाहरण में लिख देना है एग्जांपल स्टार्च गोंद प्रोटीन आदि। अब इसके बाद आपको हेडिंग डालना है द्रव विरोधी कुलाइट उसी के अंदर, ठीक। इसके अंदर इसमें क्या लिखना है, वे कुलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कुलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, ठीक, नहीं बनाते हैं, उन्हें द्रव विरोधी कुलाइट कहते हैं, ठीक। एग्जांपल क्या हो जाएगा, FeOH का होल थ्राइस होल थ्राइस ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा नंबर क्या लिखना है H2S3 आदि। ये रहा आपका उदाहरण। को 10वां नंबर क्वेश्चन बता दें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो आंसर स्टार्ट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 11वां नंबर। तो अब हम बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 11वां नंबर लिखा है कोलराउस के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आज आपको क्या हेनरी के नियम में बता दिया, राउट के नियम में बता दिया, अब कोलराउस का नियम है। ये तीनों के तीनों केमिस्ट्री के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोलराउस के नियम का आंसर क्या मेरे भाई, क्या लिखा है, अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट की मूलज चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन, नहीं समझ पाए, अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट की मूलज चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत तन्यता की मूलज चालकता की योगफल के बराबर होता है, उन्हें हम कोलराउस के नियम कहते हैं, ठीक है भाई। ये आपका रहा m मतलब होता है मूलज चालकता, n प्लस क्या होता है धनायन संख्या है, n माइनस क्या है ऋणायन संख्या है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अनंत। बस ऐसा ही आपको करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये आपका रहा मेरे भाई सूत्र, ठीक, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। अब आपको करना क्या है, इतना करने के बाद आपको भी नंबर पूरा नहीं मिलेगा, अभी आधा मिलेगा। इसके बाद आपको लिखना है अनुप्रयोग। आपको इस तरह पूछा गया कोलराउस के नियम लिखिए तथा इनके 2 अनुप्रयोग लिखिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो अनुप्रयोग जरूर लिखना है। नंबर 1 लिखना है अनंत तन्यता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मूलज चालकता, ठीक है भाई। दूसरा नंबर क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना। वही अनुप्रयोग याद करना है जो आसान हो ताकि बना रहे बराबर, ठीक। तो भाई करना क्या है, स्क्रीनशॉट और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हो हमें मिलता है शाम 6 बजे, तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्टार्ट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 12वां नंबर। अब हम बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 12वां नंबर लिखा है स्कंदन किसे कहते हैं। स्कंदन किसे कहते हैं, इनको उदाहरण देकर समझिए। आपका क्वेश्चन आंसर की बात की जाए तो जब किसी विलयन में विद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है तो कुलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाता है या नीचे बैठ जाता है, तो इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही करना है। इसके बाद लिखना है उदाहरण। उदाहरण के बाद सामने लिखना है स्कंदन की विधियां, कौन कौन विधियां से बनती है। तो पहला नंबर क्या है, उबाल करके, दूसरा नंबर क्या है, ठंडा करके, तीसरा नंबर क्या है, विद्युत अपघट को मिला करके, ठीक। चौथा नंबर क्या है, विद्युत कण संचलन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भैया आपको क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि स्कंदन किसे कहते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जब संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला जाएगा तो बस यहाँ से यहाँ तक इतना ही करना है और कुछ नहीं, ठीक। तो मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 13वां नंबर। तो अब हम बात करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 13वां नंबर लिखा है कि टिंडल प्रभाव। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछा जाएगा कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी वाला क्वेश्चन। तो आपको आंसर क्या लिखना है कि टिंडल ने पाया कि अगर प्रकाश के प्रबल पुंज को अंधेरे स्थान में रखकर गुजारा जाए तो उस पुंज का रास्ता प्रकाशित होने लगता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक। ऐसा कुलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है। ये चित्र जरूर बनाना है, तभी आपको यहाँ से 5 नंबर या तो फिर 3.5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक। तो करना क्या, चित्र के साथ आपको लिखते चलना है। चित्र आपको दिमाग में फिट करना है। ये जो लाइनें गई इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रबल पुंज। ये जो शंकु बना है उसे बोलते हैं क्या, टिंडल प्रतित शंकु। जो काले काले मतलब दिख रहा है जो ये क्या है, ये पार्ट क्या है, ये अंधेरा स्थान है, बाकी तो खाली स्थान। तो ऐसे ही भाई ये अंधेरा स्थान, ये अंधेरा स्थान, ठीक। मतलब चित्र आपको ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ से आप 5 नंबर या फिर 3 नंबर में आप अर्न मतलब पक्का कर सकते हो, ठीक है भाई। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो आप इसके साथ ले लिया होगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं 14 नंबर। अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है ब्राउनी गति किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राउनी गति किसे कहते हैं। ब्राउनी गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जी हाँ दोस्तों, अब इसका आंसर देखिए काफी लंबा है लेकिन किताब में, क्वेश्चन बैंक में, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ काफी आसान तरीका है। इतना ही करना है मेरे भाई, ये देखिए इतना ही करना है मेरे भाई, काफी आसान है। लेकिन आपको ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ। इस साल में कुलाइडी कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। मतलब ब्राउनिंग गति किसे कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनिंग गति
कहते हैं। तो एक सिंपल छोटा सा आंसर था, लेकिन आपको ऐसे लिखना है जैसे लिखा है यहाँ ना, कोलाइटिक साल्वे में कोलाइटिक कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनिंग गति कहा जाता है। ब्राउनिंग गति कोलाइटिक कणों के आकार और साल की सान्यता पर निर्भर करता है। कोलाइटिक कणों का आकार जितना छोटा और सान्यता जितनी कम होगी, ब्राउनिंग गति उतनी ही तीव्र होगी। ठीक है भाई, यह कोलाइटी की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, मतलब उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तथा ब्राउनिंग गति को जिगजैग गति भी कहा जाता है। जिगजैग गति किसे कहा जाता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि जिगजैग गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो उसी को ही बोलते हैं ब्राउनिंग गति के। ब्राउनिंग गति को जिगजैग गति भी कहते हैं। तो मेरे भाई इतना ही करना है, काफी लंबा है, अगर आप फिर काफी लिखोगे तो काफी बड़ा पड़ेगा, ठीक है ना। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट आराम से साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 15वां नंबर, ठीक। तो अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है हार्डी सूर्य के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन आपका इस तरह के पूछाएगा कि हार्डी सूर्य के नियम लिखिए तथा इनकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, किसी प्रभावी आयन की सजगता जितना ज्यादा होगा उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी अधिक होगी। ठीक, इतना करने के बाद आपको नंबर 1 डालना है, धनावेशित विलयन की उपस्थिति में ऋणायन की स्कंदन क्षमता। धनावेशित विलयन की उपस्थिति में ऋणायन की स्कंदन क्षमता का क्रम, ठीक। Fe6 पावर 4 माइनस है ना, घात 3 घात -4 SO डबल ऋणायन है ना, Cl एक ऋणायन, मतलब ये क्या है भाई, जिसे बोलते हैं फेरस साइनाइड, ठीक। इसे क्या बोलते हैं फास्फेट, ये क्या है क्लोरीन, ये सल्फेट, ठीक। दूसरा नंबर क्या है, ऋणावेशित विलयन की उपस्थिति में धनायन की स्कंदन क्षमता। मेरे भाई क्या लिखा है यहाँ पर, ऋणायन की स्कंदन क्षमता, यहाँ पर लिखना क्या, धनायन की स्कंदन क्षमता, ठीक। अब इसमें क्या लिखना है, Al ट्रिपल पॉजिटिव, Ba डबल पॉजिटिव, Na एक पॉजिटिव, ठीक। मेरे भाई ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्डी सूर्य के नियम संक्षिप्त टिप्पणी पे आ जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट आराम से साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 16वां नंबर। 16वां नंबर क्वेश्चन के बारे में। 16वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या जाएगा, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। नेक्स्ट नहीं पाए, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ये मेरे भाई के नहीं है, ये कप्पा बोलते हैं, ठीक। कप्पा आपका ऐसे बनता है ना, ऐसे आपको बनाना, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, है ना भाई। अब कप्पा बराबर सूत्र क्या था, तो कप्पा बराबर 1/ρ, जिसे बोलते हैं मंडावा पी, मतलब रो, ठीक। अब इसका मात्रक की बात की जाए तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये रहा मात्रक, ये रहा सूत्र, इससे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक मेरे भाई। तो विशिष्ट चालकता काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसे भी तैयार करना है, छोटा ये 2 लाइन की तैयार कर लेना। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन, ये काफी पॉपुलर और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह आयनिक स्पीशीज जो संकर युग्म में केंद्रीय धातु आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, उन्हें लिगेंड कहते हैं, ठीक। वह आयनिक स्पीशीज जो संकर युग्म में केंद्रीय धातु आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होते हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो K4 ब्रैकेट के अंदर Fe ब्रैकेट के अंदर Cn ब्रैकेट क्लोज 6 ब्रैकेट क्लोज में Cn जो माइनस का है, मतलब Cn ऋणायन आयन लिगेंड है। ऐसे आपको जैसे लिखा है बिल्कुल ऐसे नोट कर लेना है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट तो आराम से साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 58वां नंबर। 58वां क्वेश्चन लिखा है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री की सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आपको करना क्या है, एक तरफ आपको डालना है हेडिंग, अच्छे से लाइनिंग कर लेना, एक तरफ लिखना आपको डीएनए, एक तरफ लिखना आरएनए, ठीक। इसके अंदर नंबर क्या है, यह प्रायः सभी जीवों में पाया जाता है। इसमें क्या लिखना है, यह कुछ वायरस में पाया जाता है, तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक। इसमें क्या है, डीऑक्सीराइबोज है, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक। इतना ही फर्क है। तीसरा नंबर क्या है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। इसमें क्या लिखना है, यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। इसमें क्या, चौथा नंबर क्या लिखना है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। और चौथा नंबर इसमें क्या लिखना है, आरएनए वाले में लिखना है कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, मतलब एक दूसरे को उल्टा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कई बार पूछा चुका है। अंतर वाले क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंतर वाला है ना। तो ये पूछा जरूर जाएगा, तो इसे जरूर तैयार करना है भाई। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट तो आंसर के साथ ले लिया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते, तो आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी बेहतर और अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं 19वां नंबर। अब हम बात करते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, उसने लिखा है कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइटिव विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझिए। ये रहा आपका क्वेश्चन कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइटिव विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो आंसर आपको किसे लिखना है, हेडिंग डालना है वास्तविक विलयन, फिर लिखना है कोलाइटिव विलयन। ये हेडिंग डालना है, वास्तविक विलयन के अंदर क्या लिखना है, जिसमें बिल्ली तथा बिलाय के कणों का आकार बराबर होता है, उन्हें वास्तविक विलयन कहते हैं। तथा इनके कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम
10⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है तथा इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा सकता है। क्या लिखा है? इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। बात की जाए एग्जाम्पल है, आखिर है कौन? तो एग्जाम्पल में चीनी हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया आदि। ठीक है भाई। फिर आपको हेडिंग डालना है कोलाइडी बिलियन। अब इसके अंदर क्या लिखना है? वे बिलियन जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से ज्यादा तथा 1000 नैनोमीटर से कम या बीच में होता है। नैनोमीटर से ज्यादा तथा 1000 नैनोमीटर से कम होता है, उसे हम कोलाइडी बिलियन कहते हैं। ठीक है भाई। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। एग्जाम्पल की बात, गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि। जिसे दोस्तों बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। अब आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट के साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 20वां नंबर। अब हम बात करते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 20वां नंबर लिखा है कि इलेक्ट्रोड विभव कैसे कहते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह पूछा गया कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर या तो 3 नंबर में आता है। ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि जब किसी क्षण को किसी आयन युक्त विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है तथा विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। मेरे भाई क्या लिखा है? जब किसी क्षण को किसी आयन युक्त विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है तथा विलयन के विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इस तरह धातु की क्षण और विलयन के बीच जो एक विभव उत्पन्न होता है, मैंने क्या बोला यहाँ करके भाई, इस तरह धातु की क्षण और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है भाई, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे हम या जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को ई से लिखते हैं। ठीक है भाई। बस आपको इतना ही करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट। तो जैसे दोस्तों आपने इसके साथ ले लिया होगा। मेरे भाई क्या लिखा है? कल किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। कल कैसी वीडियो चाहिए, किस विषय पर वीडियो चाहिए, कहां से चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख कर समझ गए हैं। मतलब आज की वीडियो में आपको 20 के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिया है। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख कर समझ गए हैं। तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।